अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा। आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार ने 9 सवालों की इंक्वायरी का जवाब दे दिया है। अब आगे क्या होगा? देखें, काजी फायद ईसा ने 9 सवालात पर मबनी मबनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट का रजिस्ट्रार को भेजी थी। रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी करके वो 9 सवालों के जवाब जो हैं वो जवाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिए हैं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास क्या ऑप्शंस हैं इस इंक्वायरी के बाद। उन्होंने ये इंक्वायरी क्यों कराई? क्या इंक्वायरी सिर्फ ठप करने के लिए कराई गई या इंक्वायरी के आगे कोई रास्ता मौजूद है? क्योंकि जब ये जारी साबित हो गया कि कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, जब ये साबित हो गया कि कोई हियरिंग नहीं हुई, जब ये साबित हो गया कि कोई कोर्ट रूम इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जब ये साबित हो गया कि कोई नोटिस जारी नहीं हुए, जब ये साबित हो गया कि ये सब कुछ किसी घर में बैठ के ड्राइंग रूम में जारी किया गया है, कानून और आइन में रास्ता है कि कोई जज अगर जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का बायस बने तो उसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस आता है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजने की तैयारी हो रही है? क्या काजी फायज ईसा ने ये जहन बना लिया है कि वो मंसूर अली शाह के खिलाफ इस जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजेंगे? अगर वो जुडिशियल काउंसिल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये रेफरेंस भेजते हैं तो क्या होगा? उसमें ये होगा कि फिर मंसूर अली शाह के खिलाफ तो रेफरेंस है, तो मंसूर अली शाह तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं बैठ सकते। फिर मुनीब अख्तर और उनकी जगह साथ या आफरीदी बैठेंगे क्योंकि वो आगे सीनियर मोस्ट हैं, और उनके साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान वाले चीफ जस्टिस बैठेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि मुनीब अख्तर के अलावा मंसूर अली शाह के पास कोई वोट नहीं होगा अगर ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाए। अगर इसको 209 के तहत भेजा जाए और अगर 209 की कार्रवाई मंसूर अली शाह के खिलाफ इस पर शुरू की जाए या बाकी 8 जजों के खिलाफ शुरू की जाए तो क्या होगा? क्या ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है? क्या कार्रवाई को सिर्फ एक सरकारी अफसर तक महदूद रखा जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब के या जिस सीनियर जज की बात हो रही है उनके सीनियर अफसर ने अपलोड करने के लिए कहा तो उस सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या जज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? तो मेरे ख्याल में यहाँ तो आपको ये इंक्वायरी करानी नहीं चाहिए थी। आप खामोश रहते हैं। जैसे अदलिया में इतने बड़े बड़े फियास्कोज होते हैं, इतने बड़े बड़े गैर आईनी काम होते हैं, अदलिया उन पर खामोश रहती है, अपने जजिस के कामों पर पर्दा डालती है। जजिस के बच्चे गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट कर दें तो उन पर भी कोई 209 नहीं होता और खामोशी रखी जाती है। जजिस फैमिली की बात की जाती है कि हम सब जज एक फैमिली हैं, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक दूसरे के गलत कामों पर पर्दा डाला जाता है और हमारी जुडिशरी में ये बात आम है, जजिस फैमिली वाली और जज एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो क्या इस बार भी मंसूर अली शाह चूंकि कमिंग चीफ जस्टिस हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस जा सकता है या नहीं जा सकता, या उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा जाना चाहिए, या भेजेंगे तो क्या होगा? तो टेक्निकल बात यह है कि जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पे आगे क्या होगा? आगे तो 209 का रेफरेंस हो सकता है। अगर जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट एक जज ने किया है, 2 ने किया, 8 ने किया, तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस है। अगर आपने रेफरेंस नहीं भेजना तो फिर मिट्टी पाओ प्रोग्राम है। आप मिट्टी पाओ प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आपको इंक्वायरी नहीं करानी चाहिए थी। अब कहा जाता है कि जो वो 8 जजेस हैं उन्होंने इस बात को अपनी फाइनल जजमेंट में कवर करने की कोशिश की है और कहा है कि चूंकि आर्टिकल 187 जो है वो कंप्लीट जस्टिस का कहता है और 187 के तहत जब हम कुछ कर रहे हो तो हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कॉज लिस्ट की जरूरत नहीं है, हियरिंग की जरूरत नहीं है, हम कंप्लीट जस्टिस में सब कुछ कर सकते हैं। कंप्लीट जस्टिस में आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आपको कोई पिटिशन की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में उस दरखास्त के आने की जरूरत नहीं है, कॉज लिस्ट के जाने की जरूरत नहीं है, जजेस की कोर्ट रूम में बैठने की जरूरत नहीं है, नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। ये कैसा 187 है जिसके तहत किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को बाईपास किया जा सकता है, कोई अदालती कार्रवाई किए बगैर ही फैसला किया जा सकता है? ये कौन सी अदालती कार्रवाई है या ये कौन सा निजाम इंसाफ है जिसमें इंसाफ के तकाजों को पामाल करके आप मुकम्मल इंसाफ की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आप इंसाफ के तकाजों को पांव तले रोकते हुए आप कह रहे हैं कि हम मुकम्मल इंसाफ करना चाहते थे, लिहाजा हमने किसी को नोटिस नहीं दिया, हमने किसी को सुनने की जरूरत महसूस नहीं की, हमने कॉज लिस्ट जारी नहीं की, हमने बाकायदा ओपन कोर्ट में हेयरिंग नहीं की, हमने बंद दरवाजों में बैठ के वजाहत जारी कर दी। ये कौन सा निजाम इंसाफ है और ये आप कैसा इंसाफ दे रहे हैं इसमें? तो मेरे तो ख्याल में इसके नतीजे में मजीद फियास्को बढ़ेगा
होएगा। और मुझे लगता है कि जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद उस लड़ाई में तेजी आएगी और काजी फायज ईसा अगला कदम उठाएंगे। वो अगला कदम 209 के तहत रेफरेंस है, वो अगला कदम क्या है ये देखने की बात है। हमारी अकल समझ तो 209 का रेफरेंस ही बताती है, लेकिन अगर कोई और रास्ता भी काजी फायज ईसा के ज़हन में हो तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। सर, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी कि इमरान खान जो बानी पीटीआई भी हैं, उनकी जानिब से आज फिर एक बयान दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ये जो आपकी हुकूमत है ये याया पार्ट 2 है। और फिर उनकी जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की मजमूम कोशिश की जा रही है और ये सब एक तरफ हो गए, हम जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? उनका इस बयान का इस वक्त पर आना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इकरा, आपने बानी पीटीआई की बात की है कि उनकी आज की गुफ्तगू के हवाले से देखिए, उन्होंने आज मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। देखिए, जब आप इस तरह एक सियासी जमात का सरबराह एक जज की हिमायत का ऐलान करेगा तो दूसरी सियासी जमात उसको अपना मुखालिफ जज समझेगी। अगर इमरान खान मंसूर अली शाह को अपना चीफ जस्टिस कहेंगे तो उनके मुखालफिन उसको उनको अपना चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। अब पहले ये बातें बहुत हो रही हैं कि एक वकील थे लाहौर में, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने जब इमरान खान शौकत खानम बना रहे थे तो एक किताब लिखी थी चंदा चोर, और उन्होंने ये केस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी उसके किताब में कि शौकत खानम में फंड्स की एम्बेजलमेंट हुई है। उसकी बाद में हेयरिंग भी हुई थी जिसमें एक पार्ट उस जिसमें मंसूर अली शाह जो है वो शौकत खानम के यानी कि इमरान खान की तरफ से पेश हो रहे थे, और लोगों का ये राय है कि वो तो शौकत खानम के वकील रहे हैं, इमरान खान से उनका पुराना ताल्लुक है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने मंसूर अली शाह की इस तरह हिमायत करके कोई मंसूर अली शाह की खिदमत की है, लेकिन आज हम भी ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं कि वो शौकत खानम के वकील रहे हैं। अब अगर ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा को इमरान खान के मुकदमे नहीं सुनने चाहिए तहरीक इंसाफ के, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, तो फिर मंसूर अली शाह को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुकदमे सुनने चाहिए जबकि वो शौकत खानम के वकील रहे हैं? या मंसूर अली शाह को जो इमरान खान की हिमायत मिली है इससे पाकिस्तान की अदलिया की खिदमत हुई है? आप देखिए, माजी में भी जब पनामा का था तो आपको याद है जवेद हाशमी ने कहा था कि इमरान खान ने कहा अगला चीफ जस्टिस मेरा है जमाली के बाद, और जो अगला चीफ जस्टिस है वो मेरा है। ये जो मेरा चीफ जस्टिस इमरान खान साहब खेलते हैं, साकिब निसार मेरा चीफ जस्टिस, आसिफ सईद खोसा मेरा चीफ जस्टिस, गुलजार मेरा चीफ जस्टिस, एक आदत पड़ गई है इमरान खान को अपने चीफ जस्टिस के साथ मिलकर मैच खेलने की। वो किसी न्यूट्रल चीफ जस्टिस के साथ मिलकर सियासी मैच खेल ही नहीं सकते। उनको पता है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस अपने हों तो आप अपने सारे सियासी मुखालफिन को गिरा सकते हैं। तो अब उनका ख्याल है कि मंसूर अली शाह उनके अपने चीफ जस्टिस के तौर पे आ रहे हैं, जो उनके वकील भी रहे हैं, जिनके उनके गहरे मरासम हैं, जिनकी हिमायत का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो उसके बाद वो मुल्क में नए इंतखाबात और सारा पॉलिटिकल स्क्रिप्ट अपनी मर्जी का लिखवाने, अपनी केस खत्म कराने, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से मुमकिन हो जाएगा 25 अक्टूबर के बाद। इसीलिए पिंडी में जलसा रखा गया है ताकि पिंडी को वादे पैगाम दिया जा सके और मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन के लिए पिंडी पर भी और सब तरफ दबाव डाला जा सके। बहरहाल बार बार मशरकी पाकिस्तान की गुफ्तगू, पाकिस्तान को तोड़ने की गुफ्तगू, ये सब इमरान खान को करके क्या हासिल हो जाएगा मुझे तो समझ नहीं आती है कि वो हर वक्त पाकिस्तान तोड़ने की गुफ्तगू करते हैं और उनके ख्याल में हर वक्त पाकिस्तान टूट रहा है। हर वक्त पाकिस्तान तोड़ने की गुफ्तगू एक लीडर के मुंह से अच्छी नहीं लगती, उन्हें जोड़ने की गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन वो मुसलसल तोड़ने की गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल अदलिया के अंदर जो इस वक्त तनाव है, जो लड़ाई है, वो बहुत बढ़ चुकी है। आप देखें 8 जजों ने जिस तरह अपने साथी 2 जजेस के खिलाफ गुफ्तगू जज फैसले में जो जुबान इस्तेमाल की है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं इस्तेमाल मिलती। अब वो लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि एक दूसरे को फैसलों में गालियां देना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को फैसलों में बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं। एक तरफ कहते हैं डिसेंट नोट जो है वो जमहूरियत की इलामत है, और दूसरी तरफ जो जज डिसेंट कर दे उसके खिलाफ रिमार्क्स जो है फैसलों में देने शुरू कर देते हैं। ये जो अदलिया की सूरत हाल है ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। जूतियों में दाल बट रही है, जज एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हमें नजर आते हैं। ऐसी लड़ाई तो पार्लियामेंट में नहीं होती है, ऐसी लड़ाई तो सियासतदान आपस में नहीं लड़ते जैसे ये जज आपस में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की अदलिया का मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए हम जो है 140वें नंबर पे हैं। बहरहाल मंसूर अली शाह ने जो लड़ाई शुरू की हुई है वो अगली आईनी तरमीम से ही खत्म होगी, और वो आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुतवक्को है। इस आईनी तरमीम पर फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे।
तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।